Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 3 of class 9th history, and the chapter's name is Nazism and the Rise of Hitler. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Nazism and the Rise of Hitler. तो इस चैप्टर में हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, हम नाजिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि नाजिज्म क्या होता है, किस तरीके के आइडियाज़ को हम नाजी आइडियाज़ कहते हैं, हिटलर कौन था, उन्होंने क्या क्या किया था, किस तरीके से वो फेमस हैं, उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ की हैं जिसे कि लोग कंडेम करते हैं, मतलब क्यों वो इतने ज़्यादा चर्चा में हैं। तो उस चीज़ को हम जानेंगे क्योंकि हमने बचपन से लेकर अभी तक हिटलर के बारे में तो सुना ही होगा, मतलब नाम तो हिटलर सुना ही होगा, बट उन्होंने किया क्या था, कौन थे वो, मतलब अच्छा तो कुछ भी नहीं किया था। तो इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. तो 1945 के स्प्रिंग का टाइम था। स्प्रिंग कौन सा मौसम होता है जिसमें हरे हरे पत्ते आते हैं पेड़ों पे, फूल वगैरह उगते हैं, और ये बेसिकली मतलब समर से पहले और विंटर के बाद वाला पीरियड होता है। मान लो आप मार्च टू अप्रैल के बीच का पीरियड रहता है। तो बेसिकली इस टाइम की बात है और एक 11 साल का जर्मन लड़का जो है वो, जिसका नाम हेलमेट था, वो अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही सीरियस टोन में बात करते हुए सुनता है। ओवरहर्ड मतलब एक तरीके से आपने चुपके से सुन लिया, आपने कोई कहीं पे बात कर रहा है और आपने पीछे से कान लगा के सुन लिया, आपने कोई बात ओवरहर्ड कर ली। तो इसी तरीके से वो जो बच्चा है हेलमेट, वो अपने पेरेंट्स को कुछ बात करते हुए सुन रहा था और उसके जो पेरेंट्स है वो बहुत ही सीरियस टोन में, बहुत ही गंभीर होकर कोई बात कर रहे थे। His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. तो जो हेलमेट के फादर हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, एक तरीके से डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, और वो अपनी वाइफ से क्या बात कर रहे होते हैं कि क्या अब अपनी पूरी फैमिली को मारने का समय आ चुका है या फिर मुझे खुद को ही मार लेना चाहिए, मतलब पूरी, या तो हमें पूरी फैमिली को मारना चाहिए या फिर मैं खुद ही सुसाइड कर लूँ और बाकी फैमिली बची रहे, तुम बच्चे बचे रहो। तो वो इस तरीके से कुछ डिस्कशन कर रहा था। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews." तो उसके जो फादर हैं वो रिवेंज से डरे हुए थे, मतलब कि उन्हें ये डर था कि कोई उनसे बदला लेगा। कौन बदला लेगा? तो वो ये कहते हैं कि अब अलाइज वो हमारे साथ करेंगे जो कि हमने उनके साथ किया, जो हमने क्रिपल्ड एंड ज्यूज लोगों के साथ किया। क्रिपल्ड मतलब एक तरीके से जो फिजिकली डिसेबल हैं या फिर मेंटली डिसेबल हैं, जो प्रॉपरली हेल्दी नहीं है, ऐसे लोग। तो जो ये सेंट्रल पावर्स थी, बेसिकली मेनली हम बात करें तो जर्मन की, तो जर्मन ने क्या किया था, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आड़ में, इस चीज़ को भी हम आगे भी पढ़ेंगे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में बहुत सारे लोगों को मार दिया था। तो उसमें यहूदी थे, मतलब ज्यूज थे, बहुत सारे क्रिपल्ड लोग थे, मतलब जिन्हें कि जो हिटलर हैं वो स्वस्थ नहीं समझते थे, उनको भी मरवा दिया गया। तो बहुत ही भारी मात्रा में बहुत सारे लोगों को मरवा दिया गया था। तो अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है, तो उसके बाद जो जर्मन के लोग हैं, जो सेंट्रल पावर्स हैं, वैसे जो सेंट्रल पावर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी। हमने जब रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि रशियन रेवोल्यूशन एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक सेक्शन हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि दो ग्रुप्स थे, एक तरीके से, एक था सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी वगैरह थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर, तो ये सारे जो हैं ये सेंट्रल पावर में थे। और एलाइज में कौन थे? फ्रांस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, ये सारे जो देश थे वो एलाइज में थे। बट इसी तरीके से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम पे दो ग्रुप्स बट गए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ग्रुप्स को, एक को तो हम एलाइज ही कहते हैं और दूसरे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहते हैं एक्सेस पावर। तो पहले जर्मन वगैरह जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो सेंट्रल पावर कहलाए थे, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्हें ही हम एक्सेस पावर कहते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था एक्सेस पावर्स वर्सेस एलाइड पावर्स। तो जर्मनी जो है वो एक्सेस पावर का पार्ट था, सेंट्रल पावर तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा हिटलर वाला सिस्टम था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने मिला था, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखने मिला था, तो हम एक्सेस पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो जो जर्मन है वो एक्सेस पावर का पार्ट था, एक्सेस ग्रुप का पार्ट था।
जर्मन के साथ उस टाइम पे इटली और जापान भी थे। और इसके बाद जो एलाइड पावर्स हैं जिसमें कि इसमें बात की गई है, नाउ द एलाइज, तो एलाइज कौन कौन थे? एलाइज इसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, तो ये मेनली कुछ देश थे जो कि एलाइड पावर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो बेसिकली अब क्या कहा जा रहा है कि ये जो हेलमेट के फादर हैं, उन्हें ये डर लग रहा था कि ये जो अलाइड पावर्स हैं अब वो हमारे खिलाफ हमारे साथ वही सारी चीज करेंगी जो कि हमने इनके साथ किया था, जो कि हमने जीव्स के साथ किया, क्रिपल्ड के साथ किया। क्या किया? बेरहमी दिखाई, उनको मार डाला। तो अब जर्मन के लोगों को वर्ल्ड वॉर टू हारने के बाद जब जो एक्सेस पावर्स हैं जब वो हार गई, तो उसके बाद अब इनको डर लग रहा था कि अब जो एलाइड पावर्स है वो हमारे साथ सेम चीज करने वाली हैं। और इसी डर की वजह से हेलमेट के फादर ये सोच रहे थे कि इससे पहले लोग हमारे साथ कुछ गलत करें, हम अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। The next day he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together singing old children's song. तो अगले ही दिन क्या होता है, जब हेलमेट ने ये बात सुनी थी उसके अगले दिन हेलमेट के फादर जो है वो उसे वुड्स में ले जाते हैं, मतलब कि जंगल में ले जाते हैं। और वहाँ पे वो अपने एक अच्छा समय बिताते हैं, मतलब लास्ट हैप्पी टाइम की, क्योंकि उसके बाद उनके जो फादर हैं वो सुसाइड कर लेंगे। तो उनका जो लास्ट हैप्पी टाइम जो है वो गुजारते हैं, उसमें उन्होंने अपने पुराने जो बच्चों के गीत थे वो गाए होते हैं। तो वो अपना कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपना इस टाइम को, लास्ट टाइम को बेस्ट तरीके से एंजॉय कर सकें। लेटर हेलमेट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और उसके बाद क्या हुआ, जो हेलमेट के फादर हैं उन्होंने खुद को अपने ऑफिस में गोली मार ली। हेलमेट रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिलीज फायरप्लेस। हेलमेट जो है उसे अच्छे से याद है कि उसके जो फादर हैं उस उनकी ब्लडी यूनिफॉर्म, मतलब जो यूनिफॉर्म में उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, तो उस पूरी यूनिफॉर्म में ब्लड हो गया था। और उस ब्लडेड यूनिफॉर्म को उनके फैमिली फायर प्लेस में, मतलब घर में जो एक फायर प्लेस रहता है जहाँ हाथ सेकने के लिए एक तरीके से आग वगैरह जलाई होती है, वहाँ पे उनकी जो उस ब्लडेड यूनिफॉर्म को जलाया गया। तो ये पूरा सीन जो है वो हेलमेट को बहुत अच्छे से याद था। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. अब इस पूरे घटना के बाद जो हेलमेट है वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था, इतना ज़्यादा सदमे में आ गया था, जो भी उसने सुना था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो पूरी फैमिली को मारने की बात कर रहे हैं, खुद आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद उसने देखा कि उसके फादर ने अपने आप को गोली मार दी, सुसाइड कर ली। इस पूरे चीज़ से वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने अगले 9 साल तक अपने घर पे खाना खाने को मना कर दिया, कि वो अपने घर पे खाना नहीं खाएगा, वो बाहर जाके कहीं खाना खाता था। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, उसको ये डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ये लोग बात कर रहे थे पूरी फैमिली को मार दें, तो कहीं पूरी फैमिली को मारने के लिए किसी दिन उसकी मम्मी जो है वो खाने में जहर मिला के उसे ना खिला दे। तो इस डर के कारण जो हेलमेट है उसने अगले 9 साल तक अपने घर में खाना ही नहीं खाया। Although Helmuth may not have realized all that it means, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. अब हो सकता है उस टाइम पे जो हेलमेट है उसे ये समझ ना आ रहा हो कि उसके पेरेंट्स ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों ले रहे हैं, क्यों उसके फादर जो हैं वो उन्होंने सुसाइड कमिट की। तो उस टाइम पे उसे नहीं समझ आया होगा। और बात ये थी कि जो हेलमेट के फादर हैं वो एक नाजी थे, और वो एडोल्फ हिटलर को जो है सपोर्ट करते थे। हिटलर का पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। तो वो एक नाजी थे और वो हिटलर को सपोर्ट करते थे, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब अलाइज पावर जो है उन्हें मार डालेंगी और या उनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर देंगी। तो उससे पहले ही उन्होंने अपने आप को मार डाला। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट नाजीज एंड हिटलर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा नाजीज के बारे में या हिटलर के बारे में। नाजीज के बारे में भी नहीं पता होगा तो हिटलर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कोई भी अगर बहुत गुस्से में रहता है या फिर अच्छे से बात नहीं करता तो उसको लोग हिटलर नाम दे देते हैं, राइट? तो नाम तो आपने सुना होगा। You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. और हो सकता है आपको ये भी पता हो कि हिटलर का डिटर्मिनेशन था, एक तरीके से उसका एम था कि वो पूरे जर्मनी को माइटी पावर बना दे, सबसे ज़्यादा पावरफुल बना दे। और उसका ये एम था कि वो पूरे यूरोप को अपने अंडर ले ले, पूरे यूरोप को कंट्रोल करे। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज, और हो सकता है आपने ये भी सुना हो कि हिटलर ने ज्यूज को, यहूदियों को मरवा दिया था। बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स।
अब जो नाजिज्म है उसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कोई एक्ट कर दिया या एक आध जो दो घटनाएं हुई उनको हमने नाजिज्म कह दिया, नहीं। नाजिज्म जो है वो एक पूरा सिस्टम है, किसी घटना को हम नाजिज्म नाम नहीं दे रहे, ये एक पूरा सेट ऑफ आइडियाज है, सेट ऑफ बिलीव है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। ये एक आइडियाज हैं, ये पूरा सिस्टम है जिसमें कि मतलब वर्ल्ड को और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखा जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर आइडियाज हैं उनको हम नाजिज्म कहते हैं। अब नाजिज्म में किस तरीके के आइडियाज की बात की जाती है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट आप ये समझ लो कि एक पूरा सेट ऑफ आइडियाज है, एक एक नजरिया है चीजों को देखने का, या फिर एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें ये लोग कुछ मानते हैं कि हाँ वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए। तो ये कुछ आइडियाज का एक तरीके से ग्रुप है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। अब हम पूरे चैप्टर में हम यही समझेंगे कि नाजिज्म क्या है, हिटलर ने क्या किया, राइट। तो हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे कि नाजिज्म क्या है। लेट अस सी व्हाई हेलमट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। और हम डिटेल में समझेंगे कि हेलमट के फादर ने अपने आप को क्यों मारा और उनके इस डर का कारण क्या था। वैसे तो मैंने आपको आइडिया दे ही दिया है, बट हो सकता है आपको भी क्लियर समझ ना आया हो, बट हम धीरे धीरे करके पूरी कहानी जो है वो बिल्डअप करेंगे और अल्टीमेटली समझेंगे कि क्यों हेलमट के फादर ने सुसाइड की और किस लिए वो इतना ज़्यादा डरे हुए थे। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। 1945 में क्या हुआ, जर्मनी ने एलाइज को सरेंडर कर दिया, अपने आप को एक तरीके से अपनी हार मान ली और एलाइज के आगे सरेंडर कर दिया। Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. अब जब जर्मनी ने एलाइज के आगे घुटने टेक दिए थे, सरेंडर कर दिया था, तो उसके बाद जो हिटलर है उसे समझ आ गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। मतलब हमने तो सरेंडर कर दिया, अब आगे ये हमारे साथ क्या क्या करेंगे। जैसे आप समझो कि दो दुश्मन है, ये लड़ाई कर रहे हैं। अब इस जो ग्रुप है, ये वाली जो सेना है, इसके कुछ लोग, इसके सैनिक जाके घुटने टेक दें इस वाली सेना के साथ, तो ये वाली जो सेना है वो इन जिन लोगों ने सरेंडर किया है उन्हें पूजेंगे तो है नहीं, ऐसा नहीं कि उनकी आरती उतारेंगे, उनके साथ कुछ गलत करेंगे, उन्हें बंदी बना लेंगे, वो हो सकता है उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ है कि अब हिटलर को ये था कि उन्होंने सरेंडर तो कर दिया है और उन्हें एक तरीके से आइडिया हो गया था कि सरेंडर के बाद उनके साथ क्या क्या किया जाएगा। उनकी हो सकता है उनकी जानें ले ली जाएं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन लगाया जाए, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाएगा। तो उन्हें सेंस हो चुकी थी ये चीज़ें कि उनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। और इस चीज़ को पूरा समझते हुए, एंटिसिपेट करते हुए, हिटलर, उनके एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे एक तरीके से जो पूरी रणनीति बनाते थे, वो गोबेल्स, हिटलर, गोबेल्स और हिटलर की पूरी फैमिली, इन्होंने अप्रैल में एक बर्लिन का बैंकर था, जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वहाँ पे एक बंकर में ये लोग छुपे हुए थे और वहीं पे इन सभी लोगों ने सुसाइड कर ली। At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes and crime against humanity. अब जैसा कि जो हिटलर हैं उन्होंने सोचा ही था कि क्या होने वाला है, वैसा ही हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है, जो कि न्यूरमबर्ग में जगह है, न्यूरमबर्ग जर्मनी में ही, तो वहाँ पे ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप किया। अभी किसने सेटअप की होगी, जो एलाइड पावर थी उन्होंने सेटअप की थी। और एक तरीके से इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी, मतलब ये किसी एक या दो देश के लिए नहीं थी, बल्कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुआ है तो पूरे वर्ल्ड के लिए ये उन्होंने एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप की। ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल एक तरीके से कोर्ट होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर मुद्दे को सुना जाता है। जैसे हमारे देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है। तो बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम क्या है कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी केस हैं, सिर्फ वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुनेगी। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो केसेस सुनने वाले थे, उन केसेस पे ही कार्रवाई होनी थी जिसमें जो कि इस वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड थे। तो ये सेटअप की गई, और ये किस लिए सेटअप की गई, टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस। प्रोसिक्यूट मतलब एक तरीके से उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, किनके ऊपर, नाजी वॉर क्रिमिनल्स के ऊपर। ये जो नाजी लोग थे जो अडोल्फ हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे, और किस क्राइम के लिए इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, क्राइम अगेंस्ट पीस। मतलब इन्होंने
पीस के अगेंस्ट क्राइम किया है। पीस मतलब शांति, इन्होंने शांति को भंग किया है पूरे वर्ल्ड में। फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज। वॉर क्राइम्स क्या होते हैं, एक तरीके से जब लोग लड़ाइयाँ लड़ते हुए कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि वॉर, नॉर्मली जो हम वॉर में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को लेके चलते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं। जैसे आप छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हो, औरतों को परेशान कर रहे हो, उनके साथ गलत कर रहे हो, तो ये सब वॉर का पार्ट नहीं होता। वॉर में कौन इंक्लूडेड होते हैं, वॉर में सोल्जर्स जो हैं वो लड़ेंगे एक दूसरे से। तो वॉर क्राइम्स क्या हो गया, जब इस तरीके से वॉर के टाइम पे लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत होता है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जब इंसानियत के खिलाफ ही आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, जैसे कि इन्होंने ज्यूज को, क्रिबल्ड लोगों को मरवाया था, उनकी कोई गलती नहीं थी, बट इसमें क्या था कि वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो ये सारे क्राइम्स के खिलाफ इन लोगों के ऊपर, जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे, इनके ऊपर मुकदमा चलना था नेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में। हो सकता है आपसे 2-3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो ट्रिब्यूनल है वो किस लिए सेटअप की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे, उनको सजा देने के लिए, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए इन क्राइम्स के खिलाफ उनके ऊपर ये जो ट्रिब्यूनल है वो सेटअप की गई थी। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. अब वॉर के टाइम पे जर्मनी ने जिस तरीके के कदम उठाए थे, जो कि हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही चुके हैं, कि उन्होंने मासूम लोगों को मरवाया था, ज्यूज की हत्या कराई, क्रिबल्ड की और भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जिनकी वो हत्या कर रहे थे, तो जिनको कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर पूरे वर्ल्ड में इनके ऊपर मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस उठाए गए। जर्मनी के ऊपर, हिटलर के ऊपर, नाजीज के ऊपर लोगों ने इनको कंडेम किया, लोगों ने इनकी निंदा की। अब ये किस तरीके के एक्ट थे, मतलब अब हम और डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके के एक्ट्स जो हैं वो जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किए थे। Under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी ने क्या किया, एक जीनोसाइडल वॉर लड़ी। मतलब जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, जब आप बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारते हो तो वो हो गया जेनोसाइड, which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. मास मर्डर मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या की गई। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियन मतलब कि ऐसा नहीं था कि जो सामने आया उसको मारा जा रहा है, नहीं, कुछ पर्टिकुलर लोगों को मारा जा रहा था, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को मारा जा रहा था, और जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, नाजीज का, हिटलर का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, और ऐसे इनोसेंट लोगों को मौत के घाट उतारा गया। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जूस। जितने भी लोग मरे थे इस टाइम पे इस पूरे जिनोसाइड में, उसमें थे 6 मिलियन, मतलब 60 लाख ज्यूस थे, 2 लाख जिप्सीज थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे, लगभग 10 लाख जो पॉलिश सिविलियंस थे, 70,000 जर्मन्स थे, लगभग 70,000 उनके खुद के जर्मन के लोग थे, जिन्हें कि वो मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल समझते थे। मतलब कि एक तरीके से हिटलर जो है वो ये चाहता था कि उनके देश में, उनके जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ उनके हिसाब से प्योर लोग रहें, मतलब कि उनमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो ज्यूज नहीं होने चाहिए, वो जिप्सीज नहीं होने चाहिए, वो डिसेबल भी नहीं होने चाहिए, भले ही वो जर्मनी हैं, भले ही वो आर्यन रेस के हैं, बट वो डिसेबल भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने इस सोच के चलते इतने लोगों को मरवा दिया। सो बिसाइड्स इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और इसके साथ साथ अनगिनत पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, मतलब जितने लोग इनके खिलाफ जाते थे, जितने लोग भले ही उनकी खुद की पार्टी के हैं, मान लो भले ही उनके खुद के पसंद के लोग हैं वो, बट अगर वो उनके खिलाफ जा रहे थे, अगर वो हिटलर के खिलाफ जा रहे थे, तो उनको भी हिटलर मरवा दे रहा था। नाजीज डिवाइज्ड an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in the various killing centers like Auschwitz. अब इतने सारे लोगों को मारने का नाजीज ने एक अलग ही तरीका अपनाया था। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो कि कभी पहले ना हुआ हो। तो वो क्या तरीका था, बाय गैसिंग दैम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स। वो क्या करते थे, वो कुछ कुछ सेंटर्स बनाते थे जिसमें कि जैसे रूम हो गए, उनमें उन्होंने कुछ गैस चैम्बर्स बनाए। उन रूम में वो क्या करेंगे, लोगों को भर देंगे, और भरने के बाद उस रूम में जो पॉइजनस गैस है वो छोड़ देंगे, और उस जहरीली गैस के चलते रूम में लोग जो हैं वो मर जाएंगे।
सो इस तरीके से लोगों को गैस चैम्बर्स में भर भर के जो हिटलर है, जो नाजी हैं, वो लोगों को मार रहे थे। द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। अब ये जो न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल थी, इसने सिर्फ और सिर्फ 11 लीडिंग नाजीज को, मतलब ऐसे 11 जो लीडर्स थे नाजीज के, उनको मौत की सजा सुनाई। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और बहुत सारे लोगों को ताउम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी थी। मतलब इतने सारे लोगों में से, इतने सारे नाजीज में से सिर्फ 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, जिन्होंने कि इतने सारे लोगों को मारा था, उनका मर्डर किया था, बट सिर्फ इतने से ही लोगों को सजा मिली। द retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. Retribution मतलब एक तरीके से अपराध की सजा देना। तो इसमें बोला जा रहा है द retribution did come, मतलब कि सजा तो सुनाई गई, जो अपराध इन्होंने किया था उसकी सजा तो सुनाई गई, उन्हें पनिशमेंट तो मिली, बट नाजीज को ये जो पनिशमेंट मिल रही थी वो उनके गुनाह के लिए बहुत ही कम थी। जो उन्होंने ब्रूटलिटी दिखाई है, बेरहमी दिखाई है, लोगों के साथ अत्याचार किया है, वो ये जो सजा उनको मिली थी वो इस सब के सामने, इस ब्रूटलिटी के सामने बहुत ही कम थी। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. अब बहुत ज़्यादा इनको सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई? क्यों हम कह रहे हैं कि ये सज़ा जो है थोड़ी शॉर्ट थी, थोड़ी कम थी? क्योंकि ये जो अलाइज हैं, ये अब उतने हार्श नहीं होना चाहते थे, उतने कड़े कदम नहीं उठाना चाहते थे हारी हुई जर्मनी के खिलाफ, जितने कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उठाए थे। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी ये जो उस टाइम पे जो सेंट्रल पावर्स थी वो हार गई थी, और इस टाइम पे भी जर्मनी जो कि एक्सेस पावर्स का पार्ट था, इस बार भी जर्मनी हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इन्होंने जर्मनी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कड़े कदम उठाए थे, बहुत ज़्यादा फाइन लगा दिया था, बहुत सारी चीज़ें उनको बोली थी, और उस चक्कर में ही जो हिटलर है उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप जो है उठाने का सोचा। तो बोला जाता है कि हिटलर वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज मेड। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने, जो एलाइड पावर्स हैं, इन्होंने जिस तरीके से इनके ऊपर चीज़ें रखी, इम्पोज की, जो सज़ा एक तरीके से इनको दी, वो इतनी कड़ी थी जिसकी वजह से जो जर्मनी है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अब बदला लेने के सोचने लग गए थे। तो उन्हीं में से एक थे हिटलर। तो अब जो एलाइड पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहती थी, जैसे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई थी जर्मनी को लेकर। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War. हर एक कोई जो है वो ऐसा महसूस करता है कि जो ये नाजी जर्मनी का राइज हुआ था, ये जो नाजी जर्मनी बने हैं, जो ग्रुप निकल के आया है, इसके बढ़ने का कारण हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम देखें तो इसकी जड़ें कहाँ पे जाती हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाती हैं। जिस तरीके के एक्सपीरियंस जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किए थे, उन एक्सपीरियंस से ही ये जो नाजी जर्मनी है वो निकल के आया। इसीलिए जो एलाइड पावर्स थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थोड़े डरे हुए थे कि अब हम वैसे कड़े कदम नहीं उठाएंगे, वैसे एक्सपीरियंसेस जर्मन को नहीं देंगे जो कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दिए थे। तो ये जो नाजी जर्मनी है वो, उसको अगर हम देखें तो पार्टली कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही नाजी जर्मनी जो है वो बना। अब क्या था ये एक्सपीरियंस? ऐसा क्या किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में अलाइड पावर्स ने? ऐसी क्या पनिशमेंट जो है वो जर्मनी को दी थी? तो इसकी हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे।